हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। आज हम लोग बेटा 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज इवोल्यूशन ये करेंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन द लाइट ऑफ डार्विनिज्म सिलेक्शन थ्योरी। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी उसको ध्यान में रख करके हमको ये एक्सप्लेन करना है कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे आया। सोच के देखो। देखो बेटा, होता क्या है कि आपको पता है डार्विन ने देखा था, क्या देखा था कि इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है उन्हीं चीजों को जो फेवरेबल वेरिएशंस को शो करें। इन्वायरमेंट फेवरेबल वेरिएशंस को सेलेक्ट करता है एंड दीज एंटिटीज आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। इसी वजह से हम लोग सर्वाइव करते हैं, उस हैबिटेट में ढल जाते हैं और उस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जब किसी पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को रखा जाता है किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, जैसे पेनिसिलिन वगैरह में, तो जो सेंसिटिव बैक्टीरिया थे वो मर गए। पेरिस मतलब होता है उनका नाश हो गया। वाइल अदर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर फेवरेबल म्यूटेशन आ गया, फेवरेबल म्यूटेशन मतलब फेवरेबल वेरिएशन था, वो क्या करे, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, उनके अंदर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और वो सर्वाइव कर गए। देखो बताया था कि जो फेवरेबल वेरिएशन होता है वो सर्वाइव करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ये तेजी से बढ़ने लगे और इन्होंने दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंपटीशन किया। यानी जो बैक्टीरिया कंपटीशन में फेल हो रहे थे वो मर जा रहे थे और जो कंपटीशन में पास हो रहे थे वो रेजिस्टिव वाली कॉलोनी बना रहे थे। एंड दस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑन टू द राइज, यानी जो रेजिस्टिव वाले बैक्टीरिया थे वो बढ़ गए। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा मास ट्रांसफर डियर जीन, और अपना जीन अपने नेक्स्ट जनरेशन को देने लगे, जिससे दूसरे बैक्टीरिया में वो प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, कंसिक्वेंटली परिणाम क्या हुआ, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा जीन आ गए और उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट द न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सी अबाउट द इवोल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉसिल डिस्कवर ऑफ डायनासोर, डायनासोर की जो डिस्कवरी थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी उस समय के लिए, और ये पाया गया कि इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल जुरासिक एरा में हुआ है। रेप्टाइल का इवोल्यूशन जुरासिक एरा में हुआ है। इससे एक और फायदा हुआ, हमको ये भी पता लग गया, क्या पता लगा, कि जो डिस्कवरी ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग की हुई है या मैमल की हुई है वो भी रेप्टाइल से हुई है, और बर्ड से हुई वो भी हुई है। मतलब रेप्टाइल एक तरफ बर्ड में तब्दील हो गए तो रेप्टाइल ही दूसरी तरफ मैमल में तब्दील हो गए। तो हमें काफी चीजें क्लैरिफाई हो गई। टू अनफेमिलियर फॉसिल रिसेंटली अनअर्थ इन चाइना, चाइना में 2 फॉसिल मिले, ठीक है, जो कि पहले हमें कभी नहीं मिले थे। एंड एक्सप्लोडेड ए कंट्रोवर्सी ओवर द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, और इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स की पर इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। ठीक है, ऐसी ही एक प्रजाति है, तो ऐसी ही एक प्रजाति है कन्फ्यूसी सोरनिस, कन्फ्यूसी सोरनिस देख लीजिए। एंड दिस वर क्रो साइज्ड, ये कौवे के आकार के थे और क्रिटेसिस एरा में बने थे, कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, अटेम्प्ट गिविंग द क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म स्पीसीज। देखो बेटा, टर्म स्पीसीज क्या होता है, किसी पॉपुलेशन के ऐसे इंडिविजुअल, जैसे हम सबके पॉपुलेशन के इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, तो हमारी आबादी के इंडिविजुअल जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हो, जैसे मेरे पास भी 2 आंख है, 2 कान है, एक नोज है, ठीक है, हमारे पास एक लिप्स है, एक लोअर लिप है और टीथ है, तो हम और आप बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। भले ही शक्ल में थोड़ी सी फर्क है, हाइट में थोड़ा फर्क है, परंतु फंडामेंटली तो सिमिलर दिख रहे हैं ना, तो हमें बोलेंगे एक ही स्पीसीज के मेंबर। या फिर एक दूसरी बात है, अगर सेम स्पीसीज के मेंबर है तो चेक करने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है क्या, मेयर का बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट लगा लें। वो कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन के मेंबर को क्रॉस कराया जाए, इंटरब्रीड कराया जाए, और वो इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दें, तो उसे भी हम लोग सेम स्पीसीज का मेंबर मानते हैं। तो यहाँ से पढ़िए, स्पीसीज इज द ग्रुप और पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस सस्टेनेबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सस्टेनेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फोर्थ, ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे ब्रेन साइज, फंक्शन, स्केलेटन, डाइटरी प्रेफरेंस एक्सेट्रा। तो देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन को हम लोग ने कई चीजों पर आधारित रखा था।
बॉडी ब्रेन के साइज पे, बॉडी पॉस्चर के, फूड हैबिट या डाइटरी प्रेफरेंस या करेक्टरिस्टिक या फीचर के आधार पे। ऐसे ही एक ड्रायोपिथेकस एक वो था सबसे पहला ह्यूमन बीइंग और एप और मंकी के बीच का ये वो माना जाता था कनेक्टिंग लिंक। ये इसका बॉडी पॉस्चर था, नूकल वॉकिंग करता था, यानी कि चलता फिरता था दोनों हाथ दोनों पैरों से, ठीक है। और ये एक एप की तरह चलता था और ये सॉफ्ट चीजें खाता था जैसे लीव्स और फ्रूट। इसका हाथ और पैर का साइज बिल्कुल इक्वल था, लेकिन इसके कैनाइन दांत बहुत नुकीले थे, बहुत नुकीले थे कैनाइन दांत। रामापिथेकस सेमी रेक्टस पॉस्चर का था, यानी झुक के चलता था। और क्या, नट और सीड खाता था, यानी हार्ड फूड। और लार्ज मोलर था, लेकिन कैनाइन इसका छोटा हो चुका था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 450 सेंटीमीटर क्यूब का इसका ब्रेन साइज था, कंप्लीटली इरेक्ट पॉस्चर था, हाइट लगभग 1 मीटर के करीब थी, और ये फ्रूट खाते थे और ये ट्री पे रहते थे, स्टोन वेपन्स यूज करते थे हंटिंग के लिए। इंसाइजर और कैनाइन दांत दोनों ही छोटे थे। होमो हैबिलिस को टूल मेकर कहते थे, क्योंकि ये टूल बनाता था। किसके टूल बनाता था? ये टूल बनाता था हड्डियों के और उसके स्टोन्स के, ज्यादातर स्टोन्स के बनाता था। और ये कार्निवोरस थे, ये भी कंप्लीटली इरेक्ट पॉस्चर के थे, लेकिन 1.5 मीटर हाइट के थे। इसका क्रैनियल कैपेसिटी लगभग 750 सीसी था। होमो इरेक्टस का 900 सीसी एनसीईआरटी में लगभग दिया हुआ है, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू हम लोग याद करेंगे। इसका भी कंप्लीटली इरेक्ट पॉस्चर था, हाइट 1.5 से 1.8 मीटर थी। ये ओमनिवोरस थे, ये भी हंटिंग किया करते थे और हड्डियों और स्टोन के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। होमो इरेक्टस जो था, होमो निएंडरथल जो था, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी हमारी क्रैनियल कैपेसिटी के बराबर थी। हमारी भी एवरेज 1450 आती, इनकी भी 1450 के सीसी के करीब थी। ये भी कंप्लीटली इरेक्ट पॉस्चर थे। इनका हाइट 1.5 से 1.6 मीटर तक लंबा था। ये ओमनिवोरस थे, गुफाओं में रहते थे, आत्माओं को दफनाते थे और खाल पहना करते थे। इनका जो होमो सेपियंस फॉसिलिस यानी क्रो-मैग्नन मैन, इनका क्रैनियल कैपेसिटी 1650 सीसी था। इनकी हाइट 1.8 मीटर तक थी। ये भी ओमनिवोरस थे। और क्या, ये इनका जबड़ा काफी स्ट्रांग था, टीथ क्लोजली प्लेस्ड थे और ये गुफाओं में रहते थे, केव पेंटिंग किया करते थे और कल्चर डेवलप हो चुका था। और ये पहले मॉडर्न मैन थे, पहले मॉडर्न मैन थे। हम भी पहले मॉडर्न मैन है, लेकिन हम लोग लिविंग मॉडर्न मैन है। ये देखो, लिविंग मॉडर्न मैन है, वाइस मैन भी कह सकते हैं हम लोगों को। होमो सेपियंस सेपियंस यानी वाइस मैन। क्रैनियल कैपेसिटी बता दिया। हमारा भी इरेक्ट पॉस्चर है, 1.5 से 1.8 मीटर हाइट के हैं, ओमनिवोरस है। हमारा आईक्यू बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग मॉडर्न लिविंग मैन हैं और बातचीत करना सीख लिया, कल्चर डेवलप हो गया, लैंग्वेज सीख ली, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सब कुछ देखा गया इसमें। 5th क्वेश्चन, फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड popular science article whether animal other than man has self consciousness। वैसे तो देखो, हम लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं, ऑनली नहीं है, हमारे अलावा दूसरे भी एनिमल हैं दैट पॉसेस सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। वन सच मैन इन डॉल्फिन, हमारे बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है डॉल्फिन, उसका भी हाई आईक्यू लेवल है, उसमें भी सेल्फ को पहचानने की क्षमता है कि हम भीड़ में अपने आप को ढूंढ लेंगे, हम दूसरों से अपने आप को पहचान लेंगे। और वो विसल कर सकते हैं, दे कैन लाफ, ये भी बताएं, टेल स्लैप कर सकते हैं, और उनमें बॉडी मूवमेंट भी होता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके अपने पार्टनर्स को या अपने दोस्तों को बता सके कि वो चाहते क्या हैं। सम अदर एनिमल दैट एक्सिबिट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द पैरट, क्रो, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, चिंपैंजी एसेट्रा, इन सब में भी होता है। 10 मॉडर्न डे एनिमल के नाम बताने हैं और इंटरनेट से उसका जो एंशिएंट फॉसिल जो गायब हो चुका है वो भी बताना है। तो मैंने 10 नाम बता दिए, उसके फॉसिल ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हॉर्स, मैन, एलिफेंट, व्हेल, फिश, जिराफ, डॉग, कैमल, टेट्रापोड्स और बैट। इसके जो फॉसिल जो गायब हो चुके हैं वो मैंने सामने लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7th, प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल एंड प्लांट। तो कैसे होगा भाई, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या लेंगे आप? कहीं ना कहीं तो सोर्स लोगे, तो साइंस की बुक ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज का। और आपको अगर और डिटेल चाहिए, इंटरनेट जिंदाबाद, तो इंटरनेट ले लीजिए, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। फिर लिखा है देयर इज ए ह्यूज रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल है, तो आप किसको चुनोगे? जो सबसे आसान हो, शुरुआत में सबसे आसान को चुनोगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, आउटलाइन बना लेंगे, फिर उसकी डिटेल को भर दिया जाएगा। डिस्क्राइब वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब किसी सिंगल मेंबर से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएं, यानी बहुत सारे फॉर्म्स बन जाएं,
यदि एक एंसेस्टर से चारों तरफ बहुत सारे फॉर्म डेवलप हो जाए जरूरत के अकॉर्डिंग, तो इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन या फिर एडेप्टिव डाइवर्जिफिकेशन। These are form that are governed by natural selection। इसका निर्माण क्यों हुआ? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा या रिसोर्स या हैबिटेट के कारण। डार्विन फिंचेस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था, जो कि गैलापागोस आइलैंड पर पाया गया। उनमें कॉमन एंसेस्टर से ही सारी प्रकार की वो बनी थी, क्योंकि सबका देखो जो पूर्वज थे वो केवल सीड को खाते थे। ब्लैक कलर की प्रजातियां थी, गैलापागोस आइलैंड पे पाई जाती थी, नाम था डार्विन फिंचेस। अब क्या हुआ? अब उसके बाद ये जो थी इनका फूड हैबिट बदला, इनका खाने का पैटर्न बदला, तो इनका चोंच का शेप भी बदल गया, इनका बीक का शेप भी बदल गया। यानी देखो क्या लिखा है, वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड बीक बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंसेस। फूड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनका बीक का शेप भी बदल गया। इन ऑर्डर टू सूट दियर फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो फिंचेस थी वो अडाप्ट कर गई, डिफरेंट ईटिंग पैटर्न उन्होंने प्रेफर किया, उनका बीक का शेप भी बदल गया। और फ्रॉम द सिंगल सीड ईटिंग फिंचेस, सभी का निर्माण हुआ था सिंगल seed eating finches। Different finches with varied dietary habitat have evolved from the blood sucking and insectivorous entities। यानी वो क्या हो गई, ब्लड सकिंग कुछ बदल गई, कुछ इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ हार्बीवोरस हो गई, कुछ फ्रूगीवोरस हो गई, एक्सेट्रा का मतलब सब आ गया। लिखा है हाउ वी कॉल ह्यूमन बीइंग, नहीं कैन वी कॉल ह्यूमन बीइंग एज एडेप्टिव रेडिएशन। क्या हम लोग में एडेप्टिव रेडिएशन हुआ? तो आइए देखते हैं। देखिए, human evolution can be referred to the adaptive radiation, as adaptive radiation is the evolutionary process which gives rise to new species from a single common ancestor। देखो क्या कहा जा रहा है, अगर एक सिंगल पूर्वज से, सिंगल कॉमन पूर्वज से सारे स्पीसीज बन जाए तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। बट ह्यूमन बीइंग के केस में क्या हुआ, हमारे केस में हम सब में कॉमन एंसेस्टर के फीचर तो है ही है, मतलब कॉमन एंसेस्टर के फीचर हैं, तो वी ह्यूमन हैव अंडरगोन इवेंचुअल बट प्रोग्रेसिव अल्टरेशन इन द ईटिंग प्रेफरेंसेस। हमारे अंदर बदलाव आया, हमारे ईटिंग प्रेफरेंसेस में बदलाव आया, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में बदलाव आया। लेकिन यहां से पढ़िएगा, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डज नॉट इंक्लूड, हम लोग में क्या इंक्लूड नहीं हुआ, डाइवर्जिफिकेशन नहीं हुआ, रेडिएशन नहीं हुआ इनटू डिफरेंट स्पीसीज, which is in fact distinguishing feature of adaptive radiation। तो जो कि एक एडेप्टिव रेडिएशन का यूनिक फीचर था, और हम लोग में डाइवर्जिफिकेशन और रेडिएशन हुआ ही नहीं, डिफरेंट प्रजातियों में हम डेवलप हुए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग में एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ। हाँ, इवोल्यूशन हुआ है परंतु एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट और 10th क्वेश्चन, यूजिंग वेरियस रिसोर्सेस such as your school library or internet or discussion with your teacher, trace the evolutionary stages of one animal, say horse। horse का बताना है। तो देखो सबसे पहले ईओ हिप्पस बना, ईओ मीजोहिप्पस मैरीचिप्पस, देखो ये हिप्पस थे, ये चिप्पस था, फिर प्लायो और फिर इक्वस। इक्वस मॉडर्न हॉर्स को बोलते हैं, इक्वस मॉडर्न हॉर्स को कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी ट्रेट में क्या देखा गया, बॉडी का साइज बढ़ रहा है, गर्दन लंबी हो रही थी, जो थर्ड डिजिट थी उसका एक्सपेंशन हो रहा था, बाकी डिजिट छोटी हो रही थी, थर्ड डिजिट बन रही थी, बढ़ रही थी। इनहेंस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ टीथ ऑन फीडिंग द ग्रास, ग्रास खाने के लिए टीथ अडेप्टेड हो रहे थे। ब्रॉडनिंग ऑफ द लिम्स, यानी लिम्स ब्रॉड हो रहे थे। इवेंचुअली डिक्रीज इन द लैटरल डिजिट छोटी हो रही थी, ध्यान देने की बात है। ठीक है, बैक छोटी हो रही, बैक में स्ट्रेंथ आ रही थी। सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन डेवलप हो चुका था, सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन डेवलप हो चुका था। ये सारे यूनिक कैरेक्टर हॉर्स में देखने को मिले। तो बेटा इस प्रकार हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 7 12th के एनसीईआरटी जिसका नाम था इवोल्यूशन, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया। तो ठीक है बेटा, वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।